यो तो कैसे हो सब लोग। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रॉबिन हर एक बीते हुए सेकंड के साथ अपने मौत के करीब जा रही है। रॉबिन को एक ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है जहाँ से आज तक कोई भी लौट के वापस नहीं आ पाया, और रॉबिन ऐसे इसलिए कर रही है ताकि वो लूफी एंड बाकी सबकी जान बचा पाए। तो क्योंकि अब ये बात लूफी एंड बाकी सबको पता चल चुकी है, तो वो लोग अब और शांत नहीं बैठने वाले। वो लोग कोकरो-सान के साथ रॉकेटमैन पे चढ़ के एक साथ निकल जाते रॉबिन को बचाने के लिए। फ्रैंकी फैमिली भी लूफी के साथ एनिस लॉबी जाना चाहती है ताकि वो लोग अपने भाई फ्रैंकी को बचा सके। जब लूफी एंड सब इस अंडरग्राउंड टनल से बाहर आते हैं, उन्हें वहाँ पे फ्रैंकी फैमिली भी दिखती है। फ्रैंकी फैमिली के साथ साथ ये दोनों भी उनके साथ चल रहे हैं। इस वाले किंग बुल का नाम है सादोमू और इसका नाम है गुमुरा। ये दोनों फ्रैंकी फैमिली के पर्सनल किंग बुल है। फ्रैंकी फैमिली लूफी से कहते कि वो कभी भी उसका एहसान नहीं भूलेंगे। फ्रैंकी फैमिली के शिप से एक हुक बाहर आता है जो कि रॉकेटमैन को लग जाता है ताकि फ्रैंकी फैमिली रॉकेटमैन के साथ साथ चल सके। कोकोरो-सान सबसे कहते कि वो लोग किसी चीज को पकड़ ले क्योंकि रॉकेटमैन अब बस ट्रैक के ऊपर चढ़ने ही वाला है। अगर ऐसा होता है तो रॉकेटमैन अपने मैक्स स्पीड पे चलने लगेगा। कोकोरो-सान ये सब कह ही रही होती है कि उनका ध्यान ट्रेन के बाहर जाता है और वो देखते कि वहाँ पे चिमनी और गोम्बे भी आ चुके हैं। पहले तो कोकोरो-सान को समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों यहाँ पे कैसे आ गए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके वो लूफी से कहते कि वो चिमनी और गोम्बे को ट्रेन के अंदर फेंक दे। लूफी ऐसा करने ही वाला था, लेकिन तभी रॉकेटमैन ट्रैक के ऊपर चढ़ जाता है और इसी वजह से ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। लूफी इस स्पीड की वजह से उड़ जाता है और साथ ही साथ चिमनी और गोम्बे भी। खैर अच्छी बात है कि वो लोग समुद्र के अंदर नहीं गिरते बल्कि पीछे खड़े फ्रैंकी फैमिली के लोगों के ऊपर लैंड करते हैं। तो अब रॉकेटमैन अपनी फुल स्पीड पे चल रहा है, वो भी बिना ब्रेक के। हाँ तुमने सही सुना, इस रॉकेटमैन का ब्रेक काम नहीं करता। रॉकेटमैन की स्पीड की वजह से अंदर भी लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है। जोरो कहता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और सेम पाउली भी कहता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एक सेकेंड, पाउली-सान यहाँ पे कैसे आ गए? अच्छा चलो पाउली-सान तो ठीक भी है, लेकिन ये दोनों तो ये सभी लोग ट्रेन के निकलने से पहले ही छिप के बैठ चुके थे। पाउली लूफी एंड सबसे कहता है जिन लोगों ने तुम्हारे साथी को पकड़ा है वो वही लोग हैं जिन्होंने आइसबर्ग-सान को मारने की कोशिश की थी, और इसी वजह से मैं भी उन्हें नहीं छोड़ सकता। और इसी वजह से मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं भी तुम्हारे साथ एनिस लॉबी में जाऊंगा। गालेला कंपनी का ये मस्टंडा पाउली से बार बार पूछ रहा था कि आखिर असलियत में आइसबर्ग-सान के ऊपर हमला किसने किया था। दूसरा बंदा कहता है पाउली-सान हम लोग इतने भी पागल नहीं हैं, हमें भी पता चल चुका है कि आखिर आइसबर्ग-सान के ऊपर किसने हमला किया था। पाउली-सान उनसे कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हें इस बात को सुन के बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अब जब तुम्हें ये बात पता चल चुकी है तो हाँ वो कोई और नहीं अपने ही दोस्त लुच्ची, काकू, कालिफा और बार का ब्लूनो हैं जिन्होंने आइसबर्ग-सान के ऊपर हमला किया था। इस बात को सुनने के बाद इन दोनों के चेहरे को देख के लग रहा था कि इन्होंने इस बारे में दूर दूर तक सोचा नहीं होगा कि इन सब के पीछे उनके साथी लोग हैं। लूफी सबसे कहता है अच्छा फिर ठीक है। फ्रैंकी फैमिली गालेला के शिपराइट्स, भले ही वाटर 7 में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब हम सभी का दुश्मन एक ही है। हम सब ने जिन लोगों के साथ भी लड़ाई की थी उनमें से सबसे ताकतवर वो था जिसके कंधे पे एक कबूतर था। इस बार मैं उसे जरूर ही हरा दूंगा। अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अब हम सभी साथ मिलके उनको उनके किए की सजा देंगे और हम लोग अपने साथी को जरूर ही बचाएंगे। सब लोग अपने हाथों को मिलाते हैं और एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं एक्वा लागोना की एक बहुत बड़ी लहर अपनी ट्रेन से टकराने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो रॉकेटमैन को कोई भी बचा नहीं पाएगा। सीन शिफ्ट होते उसी ट्रेन में जहाँ पे रॉबिन है। हम वहाँ पे एक नेवी के ऑफिसर को देखते हैं जो कि बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन जब उसे एक ऑफिसर सल्यूट करता है तब इनकी नजर उसके हाथों पे जाती है। उसके हाथों पे एक बग ने काटा था, लेकिन उस छोटी सी चोट को देख के ही ये डरावना आदमी उसकी तरफ जाता है और अपने कपड़े का एक हिस्सा फाड़ के वहाँ पे बांध देता है। तो इनका नाम है कैप्टन टी-बोन। कैप्टन टी-बोन बहुत ही दयालु किस्म के आदमी हैं। उनका मोटो रहता है कि दिन में कम से कम 100 अच्छे काम करने हैं। अगर वो कभी अपने साथियों का खून देखते हैं या फिर किसी भी मासूम को दर्द में देखते हैं तो भले ही वो चोट उस आदमी को लगी हो, लेकिन दर्द इनको होता है। कैप्टन टी
टी-बोन को शिप स्लैशर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल करके न जाने कितनी पायरेट शिप को डुबाया है। खैर, कैप्टन टी-बोन का चेहरा कितने डरावना क्यों ना हो, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। इसी टाइम एक ऑफिसर उनके सामने आता है और वो बताता है कि 2 कोचेस में जितने भी अपने ऑफिसर थे उन सभी को 3 लोगों ने मार दिया। द आर्टिस्ट। कैप्टन टी-बोन इस बात को सुन के बहुत गुस्सा होते हैं और वो अपने सभी ऑफिसर को उनको ढूंढने के काम में लगा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि नामी के ट्रांसपोंडर स्लेट पे एक कॉल आ रहा था। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि अपने सांजी का है। इस टाइम पे एक्वा लागुना बहुत करीब आ चुका है। फ्रैंकी फैमिली अपनी पूरी जान से उस लहर के बीच में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि रॉकेटमैन उसे आराम से पार कर सके, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। वहाँ पे लूफी और जोरो सामने आते हैं। जोरो और लूफी को देख के लग रहा था कि वो लोग अभी कुछ करने वाले हैं। जोरो और लूफी अपने पोजीशन में आते हैं और वो दोनों अपने हमले को इस्तेमाल करते हैं। लूफी अपने गम गैटलिंग को एक अलग ही लेवल पे इस्तेमाल कर रहा था और जब जोरो अपना हमला उस लहर के ऊपर करता है तो सही समय पे लहर के बीच में एक जगह बन जाती है जहाँ से रॉकेटमैन बड़े आराम से बच के निकल जाता है। अभी जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं होता। फ्रैंकी फैमिली को रियलाइज होता है कि अगर लूफी और जोरो अभी भी उनके दुश्मन होते या फिर उस टाइम पे वो लोग अपनी पावर को इस लेवल पे इस्तेमाल कर रहे होते तो फ्रैंकी फैमिली का एक भी आदमी जिंदा बच नहीं पाता। खैर, इसके बाद लूफी और जोरो ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि नामी अभी सांची से बात कर रही है। नामी ने रॉबिन के बारे में सारी बातें सांची को बता दी हैं कि आखिर वाटर 7 में उसने जो भी कुछ किया था वो आखिर उसने क्यों किया। सांची जब इस बात को सुनता है तब उसे एक और रीजन मिल जाता है रॉबिन सान को बचाने का। लूफी सांची से रॉबिन के बारे में पूछता है। सांची कहता है कि अभी भी रॉबिन सान उनके पास ही है। सांजी लूफी से कहता है, लूफी क्या मैं? लूफी बिना कुछ सुने ही कहता है, उनको छोड़ना मत। जोरो लूफी को रोकता है और कहता है कि ये बिल्कुल लापरवाही होगी। लूफी उससे कहो कि वो अकेले उनसे पंगा ना ले, उसे नहीं पता कि आखिर वो लोग कितने ताकतवर हैं। लूफी जोरो से बस इतना पूछता है, अगर जोरो तुम सांजी की जगह पे होते तो तुम क्या करते? सांजी समझ जाता है कि लूफी ने सिचुएशन को समझ लिया है। सांजी जोरो से पूछता है, ओए कैक्टस, क्या तुझे मेरी चिंता हो रही थी? जोरो उससे कहते कि पागलों वाली बातें मत कर। सांजी कहता है, रॉबिन के बारे में सुनने के बाद अगर लूफी तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी की होती तब भी शायद मैं नहीं रुकता। सांजी इतना सब कह के उस ट्रांसपोंडर स्लेट को तोड़ देता है। लूफी कोकुरो-सान को फुल स्पीड में चलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ उसोप बहुत सीरियस था। जब उसे पता लगता है कि रॉबिन ने सभी को यानी उसोप को भी मिला के सबके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करा, तब उसे रॉबिन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। दूसरी तरफ फ्रैंकी वो बिल्कुल भी रो नहीं रहा था। उसे रॉबिन के बारे में सुन के बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। खैर, फ्रैंकी भी तैयार हो जाते हैं रॉबिन को बचाने के लिए, लेकिन उसोप जिसने 1-2 दिन पहले ही अपने क्रू को छोड़ा था वो रॉबिन को बचाने से मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। सांजी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। हम देखते हैं नीचे ऑफिसर्स ने सांजी और फ्रैंकी को ढूंढ लिया है। वो दोनों फ्रैंकी और सांजी की तरफ जाने वाले थे कि तभी उनके ऊपर कोई शूट करता है। जब सांजी और फ्रैंकी पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा था। वो मास्क वाला आदमी कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम लोग एक लड़की की मदद करना चाहते हो तो चलो मैं भी तैयार हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। वैसे मेरा नाम है सोगे किंग। एक सेकेंड, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये अपना उसोप है? तुम्हें ये उसोप कैसे लग सकता है? पहले मुझे ये बताओ। एक तरफ तुम उसोप को देखो और एक तरफ तुम सोगे किंग को, तुम्हें दोनों में कुछ भी सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो कोई भी इन्हें उसोप नहीं कहेगा। ये है सोगे किंग, समुद्र का एक महान योद्धा। खैर, दूसरी तरफ नामी और बाकी सबने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं ताकि वो लोग अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़ सके। दूसरी तरफ हम देखते कि फ्रैंकी, सांजी और सोगे किंग कैप्टन टी-बोन वाले कोच में आ चुके हैं। वो तीनों सबको गुड इवनिंग कहते हैं। इससे पहले कि ऑफिसर्स उनके पीछे भाग पाते, वो लोग गेट को अच्छे से बंद कर देते हैं। सभी ऑफिसर अपनी जान लगा के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसे खोल नहीं पाते। इसी टाइम कैप्टन टी-बोन सामने आते हैं और अपने एक ही हमले से पूरे दरवाजे को तोड़ देते हैं। वो जब बाहर जाके देखते हैं उन्हें वहाँ पे कोई नहीं दिखता। उन्हें रियलाइज होता कि ट्रेन अभी चल नहीं रही और ऐसा इसलिए क्योंकि सांजी ने उनकी कोचेस को बाकी सारे कोचेस से अलग कर दिया है।
इन सबके बाद सांजी, फ्रैंकी और सोगेकिंग ट्रेन के अंदर जाते हैं, जहाँ पे ये सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये तीनों उन्हें पीट सके। सांजी, फ्रैंकी और सोगेकिंग एक एक करके सबको मार देते हैं। जब वो लोग दूसरे कोच के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पे ट्रेन का किचन था। वहाँ पे उन्हें ये अजीब सा बंदा दिखता है जो कि इस ट्रेन का शेफ है। वो सबके लिए रामेन बनाने जाता है और इसके लिए सबसे पहले वो मैदे को अपने मुंह के अंदर रखता है। उसे थोड़ी देर चबाने के बाद उसे डो की तरह बना देता है और फिर अपनी नाक से सभी रामेन को बाहर निकालता है, क्योंकि उसके नाक के बाल स्लाइसर की तरह काम कर रहे थे। सांजी को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि कोई खाने का इस तरह से अपमान करे। सांजी डिसाइड कर लेता कि वो इसे सबक सिखाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो सांजी के हमलों से बार बार बच रहा था। सांजी सोगेकिंग और फ्रैंकी से कहता कि वो लोग यहाँ से निकल जाए। वो शेफ बार बार बीच में आ रहा था तो सांजी उसे मार के साइड कर देता है। सोगेकिंग और फ्रैंकी ट्रेन के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इस नमूने के होते हुए उन्हें आगे जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जब वो लोग ट्रेन के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे नेरो नाम का एक बंदा उनके इंतजार कर रहा था। नेरो ने अभी CP9 को ज्वाइन किया है। नेरो अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा था, तभी फ्रैंकी नेरो के सामने आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। फ्रैंकी सोगेकिंग को आगे जाने के लिए बोलता है ताकि वो रॉबिन को बचा पाए। जब फ्रैंकी नेरो के साथ लड़ रहा था, ऐसे ही सोगेकिंग रॉबिन के पास पहुंच जाता है। रॉबिन पहले तो हैरान होती कि आखिर उसोप यहाँ पे कर क्या रहा है। खैर अपनी भोली रॉबिन को नहीं पता कि ये सोगेकिंग है, उसोप नहीं। सोगेकिंग रॉबिन को बताता कि वो यहाँ पे अकेले नहीं है, यहाँ पे सांजी भी है और फ्रैंकी नाम का एक बंदा भी। सोगेकिंग रॉबिन को यहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन रॉबिन वहाँ से नहीं हिलती। रॉबिन सोगेकिंग से कहती है कि जहाँ तक उसे याद है, उसने सबको साफ साफ बोल दिया था कि वो अब क्रू को छोड़ रही है। सोगेकिंग कहता है, तुम्हें भले ही लग रहा हो कि तुम उनकी मदद कर रही हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स इतने भी कमजोर नहीं है। और तुम्हें क्या ये सही में लगता है कि वो लोग खुश रहेंगे, ये जानते हुए कि उनकी वजह से उनकी दोस्त अपनी जान दे रही है? हाँ, ये सब चल ही रहा था कि तभी हमें एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है और इस सीन के बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता। सोगेकिंग और रॉबिन बहुत तेज बोल रहे थे और इसकी वजह से ये ऑफिसर अंदर चेक करने आता है, लेकिन उसके आने से पहले ही सोगेकिंग अपने आप को रॉबिन के कपड़ों में छिपा लेता है। इसका मतलब है कि रॉबिन अभी सोगेकिंग के ऊपर बैठी हुई है। चलो इधर उधर नहीं भटकते, वीडियो पे वापस आते हैं। दूसरी तरफ सांजी को शेफ बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था, यहाँ तक कि वो सांजी के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो एट द एंड सांजी के ऊपर अपना स्पेशल मूव यूज करता है जिसका नाम था मल्टी नूडल स्पैंग। सांजी दो नाइफ को उठाता है और शेफ के उस हमले को बड़े आराम से खत्म कर देता है। सांजी ने आज से पहले कभी भी एक किचन नाइफ का इस्तेमाल कभी भी लड़ाई के लिए नहीं किया था, क्योंकि सांजी खुद एक शेफ है और वो खाना बनाने वाली चीजों की बहुत रिस्पेक्ट करता है और शायद यही वजह है कि वो लड़कियों की भी रिस्पेक्ट। खैर आज उसने किचन नाइफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सोचा ताकि वो शेफ के नाम पे इस गंदगी को सजा दे सके। ट्रेन के ऊपर भी नैरो और फ्रैंकी की फाइट चल रही थी। नैरो फ्रैंकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका असर फ्रैंकी के ऊपर नहीं होता। फ्रैंकी अपने फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और इससे बचने के लिए नैरो मूनवॉक का इस्तेमाल करता है। नैरो और फ्रैंकी के बीच में बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी, बिल्कुल रजत दलाल और राजवीर की तरह। लेकिन एक सेकेंड, वो तो हुआ ही नहीं। चलो वीडियो पे वापस आते हैं। ये सब चल ही रहा था कि ट्रेन के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है कि ये सी ट्रेन जल्दी ही एनिस लॉबी पहुंचने वाली है। CP9 को भी पता चल जाता है कि आखिर इस सी ट्रेन में चल क्या रहा है। उन्हें इस बात की भी खबर मिल जाती है कि वो लंबी नाक वाला और काटे फ्लेम आजाद हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे। लूफी को सामने सी ट्रेन के कुछ कोचेस दिखते हैं। ये वही कोचेस है जिसे थोड़ी देर पहले सांजी ने अलग किया था। लूफी को लगता है कि इसके अंदर सांजी हो सकता है, तो लूफी उसे चेक करने चला जाता है। लूफी को वहाँ पे जाने के बाद वहाँ सिर्फ उसे नेवी के कुछ नमूने दिखते हैं। लूफी उन्हें वो चीज दे देता है जो कि उन्हें बहुत जरूरत थी, यानी कि थोड़ी बहुत पिटाई। ये सब तो ठीक था, लेकिन अभी हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर अपना रॉकेटमैन इन कोचे से लड़ता है तो यहाँ पे वही चीज हो सकता है जो कि 1 साल पहले ओडिशा में हुआ था। लूफी बस जोरों से इतना कहता है।
बस इतनी सी बात सुन के ही जोरो सामने आता है। जोरो अपनी तलवारों को बाहर निकालता है और वो तैयार होता है कुछ ऐसा करने के लिए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अपना हमला करता है और ट्रेन को बीच से ही 2 हिस्सों में काट देता है और जोरो ने ये सब लूफी के एक बार कहने पे ही कर दिया। इस हमले के बाद सबका चेहरा देखने लायक था। कैप्टन टी-बोन जो कि मेन ट्रेन का पीछा कर रहे थे, उन्हें पीछे से आवाज आती है कि एक ट्रेन उनके पीछे आ रही है। कैप्टन टी-बोन थोड़े हैरान थे क्योंकि इस समय यहाँ पे कोई और ट्रेन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वाटर 7 से सिर्फ एक ही ट्रेन बाहर निकली थी और वो भी वो ट्रेन जिसमें अभी CP9 है। कैप्टन टी-बोन समझ जाते कि वहाँ पे उनका कोई दुश्मनी होगा। कैप्टन टी-बोन को खुद पे विश्वास होने लगता है क्योंकि उन्हें सामने से जोरो आते हुए दिखता है। जोरो जिसके ऊपर 6 करोड़ के नाम लगा हुआ है। कैप्टन टी-बोन रॉकेटमैन के सामने खड़े हो जाते हैं। वो बस रॉकेटमैन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपनी बड़ी सी तलवार का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को भी बाकी सभी शिप की तरह पानी में डुबा सके और बता सके कि आखिर इन्हें शिप स्लैशर क्यों कहा जाता है। जोरो जब देखते कि उनके सामने एक नेवी का ऑफिसर खड़ा है, तब वो उन्हें साइड होने के लिए बोलता है, लेकिन कैप्टन टी-बोन उसकी बात नहीं मानते। जोरो हवा में आता है और कैप्टन टी-बोन को एक बैडेस्ट लुक के साथ एक ही हमले में हरा देता है। सीन शिफ्ट होता है सांजी पे, जो कि उस शेफ को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जब वो अपनी फाइनल किक उसे मारता है, तब वो शेफ दूसरी कोच में चला जाता है। ये वही कोच है जिसके अंदर CP9 बैठी हुई है और अब सांजी और CP9 आमने सामने हैं। ऊपर फ्रैंकी नेरो के साथ लड़ते लड़ते अपने बॉडी को एक सेंटारोस की तरह बना लेता है। तो सेंटारोस कुछ ऐसा दिखता है। फ्रैंकी बिल्कुल सेंटारोस की तरह लग रहा है। सेमी तो है ना। खैर फ्रैंकी और नेरो के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन एट द एंड फ्रैंकी उसे एक पंच के साथ ट्रेन के अंदर फेंक देता है। नेरो CP9 के सामने गिर जाता है। नेरो के बाद फ्रैंकी भी नीचे आ जाता है। तो अब इस कोच के अंदर CP9, नेरो, वो शेफ और सांजी और फ्रैंकी भी साथ में है। नेरो क्योंकि फ्रैंकी से हार चुका है, वो लुच्ची के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लुच्ची को नेरो से ये उम्मीद कभी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नेरो को 3 सेकंड का टाइम देता है ताकि वो अपनी जान बचा के भाग सके। लेकिन बुरी बात तो ये थी, नेरो वहीं पे बैठा रहता है और जब तक उसे समझ में आता कि आखिर लुच्ची कहना क्या चाहता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुच्ची नेरो को वहीं पे मार देता है। लुच्ची के हिसाब से कमजोरों का इस दुनिया में होना या ना होना बराबर है। दूसरी तरफ सोगेकिंग और रॉबिन को वो ऑफिसर पकड़ के सामने ले आता है। अब ऐसे काम करोगे तो तुम पकड़ ही तो जाओगे। सोगेकिंग उस ऑफिसर के ऊपर हमला करता है। चलो ये सब तो ठीक भी था, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब रॉबिन खुद से ही सोगेकिंग को दूर फेंक देती है। रॉबिन किसी भी हालत में CP9 को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि आखिर इसका अंजाम क्या हो सकता है। सोगेकिंग कोच के अंदर एक स्मोक बॉल फेंकता है, जिससे उस कोच के अंदर गैस भर जाती है। इसी बीच सोगेकिंग सांजी, फ्रैंकी और रॉबिन को लेके एक कोच के अंदर जाता है और उसे मेन ट्रेन से अलग कर देता है। सबको लग तो रहा था कि वो लोग अभी बच चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। खलीफा अपने हंटर का इस्तेमाल करके उस ट्रेन को बांध लेती है और उन कोचेस को मेन ट्रेन से दोबारा चिपका देती है। सांजी इस मौके का फायदा उठाने के लिए ब्लूनो के ऊपर हमला करता है। ब्लूनो को उस किक का ज्यादा असर नहीं होता। इसी बीच काको वहाँ पे आता है और सांजी को मार के दूर फेंक देता है। इसी बीच फ्रैंकी उस दरवाजे को सील कर देता है, जिससे सब लोग दोबारा उस मेन ट्रेन से दूर हो जाते हैं। और इस चीज के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनली रॉबिन को बचा लिया है। लेकिन रॉबिन बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसे डर था कि CP9 बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर देगी और अगर ऐसा होता है तो ये लूफी एंड बाकी सब के लिए दी एंड होगा। खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्लूनो अपने डेविल फ्रूट की पावर से यहाँ पे आ जाता है। वो अपने डेविल फ्रूट की वजह से एनीवेयर डोर की तरह कहीं पे भी आ या जा सकता है। ब्लूनो सांजी और सोगेकिंग को बहुत बुरी तरीके से मारता है। सांजी और सोगेकिंग इस हालत में नहीं थे कि वो लोग कुछ कर पाते। रॉबिन ब्लूनो को रुकने के लिए बोलती है और इसके बदले वो ब्लूनो के साथ चलने के लिए मान जाती है। ब्लूनो सांजी और सोगेकिंग को छोड़ देता है और वो रॉबिन को लेके जाने लगता है। सोगेकिंग इस हालत में भी बोलता है, रॉबिन अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन इस बात को याद रखना, एक पायरेट कभी भी अपने कैप्टन के परमिशन के बिना अपने क्रू को नहीं छोड़ सकता। तो बस इसीलिए तुम लूफी के ऊपर भरोसा रखना।
रॉबिन जब इस बात को सुनती है तब उसके मन में एक बार बात आती है कि वो लूफी एंड बाकी सबसे एक बार मदद मांग के देखे। लेकिन उसी वक्त जो भी कुछ ओहारा में हुआ था उसके फ्लैशबैक उसे आने लगते हैं। कैसे रातों रात ही एक पूरा आइलैंड दुनिया के मैप से गायब हो गया। रॉबिन अब नहीं चाहती कि ऐसा फिर कभी हो, और स्पेशली उनके साथ जो कि उसके बहुत करीब है। रॉबिन ब्लूनो के साथ उसी ट्रेन में दोबारा चली जाती है। रॉबिन के साथ साथ ब्लूनो फ्रैंकी को भी ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रॉकेटमैन पे। हम देखते हैं वहाँ पे योकोजुना भी आ चुका है। जब योकोजुना कोकोरो-सान को देखता है तब जाके वो चैन की सांस ले पाता है। योकोजुना को कब से लग रहा था कि लूफी एंड बाकी सब कोकोरो-सान को किडनैप करके कहीं पे ले जा रहे हैं और कोकोरो-सान को बचाने के लिए वो यहाँ पे आया था। कोकोरो-सान को सेफ देख के योकोजुना थोड़ा शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते कि CP9 एनिस लॉबी पहुंच चुकी है। एनिस लॉबी एक ऐसी जगह है जहाँ पे रात में भी दिन होता है। एनिस लॉबी जिसे लोग जुडिशियल आइलैंड भी कहते हैं और इसे तुम वन पीस का सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो। एनिस लॉबी में सभी नेवी के लोग और बाकी सारे ऑफिसर लुच्ची और बाकी सारे CP9 के मेंबर्स का वेलकम करते हैं। एनिस लॉबी एक वाटरफॉल के ऊपर बना हुआ है और वो कुछ ऐसा दिखता है। दूसरी तरफ सांजी और सोगेकिंग को रॉकेटमैन के ऊपर ले लिया जाता है। लूफी और चॉपर तो समझ भी नहीं पाते कि आखिर सांजी के साथ ये दूसरा आदमी कौन है। इन्हें क्या पता ये उसोप का दोस्त स्नाइपर आइलैंड से आया हुआ एक महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि सोगेकिंग है। सोगेकिंग से ऑटोग्राफ लेने के बाद चॉपर उससे पूछता है कि आखिर ये स्नाइपर आइलैंड कहाँ पे है, जिसका जवाब देते हुए सोगेकिंग कहता है वो आइलैंड तुम्हारे दिल में है। ये सुनने के बाद तो चॉपर उसका फैन बन जाता है। खैर ये सब साइड में, सांजी सबको सारी बातें बताता है कि आखिर उस सी ट्रेन में क्या हुआ था, कैसे CP9 रॉबिन के ट्रॉमा का इस्तेमाल करके उसके विल पावर को इतना गिरा दिया है कि वो अब और जीना नहीं चाहती। ये सब सुन के लूफी एंड बाकी सब और भी तैयार हो जाते हैं CP9 को सबक सिखाने के लिए। पॉली सबको प्लान समझाता है क्योंकि इस ट्रेन के अंदर ब्रेक नहीं है तो इस सी ट्रेन को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो बस अब हमारे पास एक ही तरीका है। एनिस लॉबी की बाउंड्री पे लोहे के बहुत सारे फैंस लगे हुए हैं। हमें उनका और रॉकेटमैन की स्पीड का इस्तेमाल करके सीधे एनिस लॉबी के अंदर एंटर करना होगा। लेकिन रॉकेटमैन अगर इस दरवाजे से टकराता है तो फिर कोई भी बच नहीं पाएगा। एनिस लॉबी के अंदर उस गेट के पास ही 1000-2000 से कम सैनिक नहीं होंगे तो उनको निपटाने के काम फ्रैंकी फैमिली भले उनके अंदर 50 या 60 लोग हों, लेकिन वो लोग तैयार हो जाते हैं अंदर जाके उस गेट को खोलने के लिए। सबको ये प्लान समझ में आ जाता है। कोकोरो-सान सबको बताते हैं कि वो लोग एनिस लॉबी में पहुंचने वाले हैं। हम लोग गेट ऑफ जस्टिस को देखते हैं जिसका साइज बहुत ज्यादा ही बड़ा था। इवन ऐसा लग रहा था कि वो एनिस लॉबी से भी बहुत बड़ा है। अब सब लोग एनिस लॉबी पहुंचने वाले हैं और हाँ, हमेशा की तरह लूफी सबसे पहले निकल जाता है।